आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है और पिछले कई दिनों से इस स्टॉक में काफी अच्छी खासी गिरावट हुई। तो आज के दिन हमें इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है, इसी के रिलेटेड मैंने ये वीडियो बनाया है। तो ये वीडियो स्पेशली शेयर मार्केट में जो नए लोग हैं उनके लिए वीडियो बनाया है, क्योंकि वो लोग कोई भी स्टॉक जब सिलेक्ट करते हैं या एंट्री लेते हैं तो वो लोग किसी के टिप्स के बेसिस पे या किसी का रिकमेंडेशन बेसिस पे स्टॉक में एंट्री करते हैं और बाद में उनको पता चलता है कि अरे नहीं, इस कंपनी के फंडामेंटल्स तो अच्छे नहीं थे। तो कभी भी कोई भी हमें सजेशन देता है या रिकमेंडेशन देता है, वो अच्छा हो या बुरा हो, तो हमें कौन से छोटे छोटे चीजें उस स्टॉक के रिलेटेड देखनी जरूरी रहती है। इसी के रिलेटेड ये पूरा वीडियो है, तो आपको समझ में आएगा कि छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत आसानी से हम भी चेकआउट कर सकते हैं कोई भी स्टॉक में एंट्री करने से पहले। तो आप ये पूरा वीडियो देखिएगा जरूर। और एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि ये एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे कोई भी पोस्ट और रेफरेंसेस कॉल जो शेयर किए है वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो कोई भी इसे एज रिकमेंडेशन ट्रीट ना करे, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं कि आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो आज के दिन क्लोज हुआ है 712 पे, लेकिन अगर आप देखोगे कि पिछले एक साल में ये स्टॉक में काफी अच्छा खासा करेक्शन हुआ है, अराउंड 21% का करेक्शन हुआ है इस स्टॉक में। पर जब भी हम लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू कोई भी स्टॉक सिलेक्ट करते हैं ना, हमेशा हमारा गोल अबव 1 ईयर ही होना चाहिए, अबव ही रखता हो तो उसे ही इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो देखेंगे अगर इस कंपनी का मैक्स चार्ट, तो आपको समझेगा इस कंपनी ने बहुत अच्छे रिटर्न जनरेट किए। कंपनी ने 1999 में इस कंपनी का शेयर 1 रुपीज पे था और अभी देखिए ये कंपनी का शेयर कहाँ आके खड़ा हो चुका है। तो इस कंपनी के रिटर्न्स यहाँ पे देखिए 65,000 प्लस के अबव है। तो बहुत ही अच्छे रिटर्न्स इस कंपनी ने जनरेट किए हैं। तो कंपनी का एक बेसिक यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया है कि ये कंपनी कब फाउंडेड हुई है, तो 1984 में हुई है। इसका हेडक्वार्टर महाराष्ट्र में ही है और यहाँ पे दिया है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 7,000 इन 2021 में। एम्प्लॉयज का डेटा भी बहुत ही अच्छा है। तो चलिए इस कंपनी के डिटेल्स, अगर किसी को भी कोई बताता है कोई भी कंपनी सिलेक्ट करनी है तो कभी कंपनी की वेबसाइट चेक करनी है। तो कंपनी की वेबसाइट पे जाओगे तो आप समझ में आएगा कि ये कंपनी 2 सेक्टर्स में काम करते हैं, एक स्पेशलिटी केमिकल्स और एक फार्मास्यूटिकल। और इस कंपनी के डिटेल्स में इस कंपनी ने दिया है कि ये ग्लोबली रैंक अमंग टॉप 4 इन 75% ऑफ देयर पोर्टफोलियो। ये भी बहुत अच्छी चीज है। तो ये कंपनी का अगर यहाँ पे और भी डिटेल्स दिया है कि ये फार्मास्यूटिकल, एग्रोकेमिकल्स, पॉलीमर, एडिटिव, सर्फेक्टेंट्स, पिगमेंट, डाइज, ये सारे सेक्टर को भी कैटर करती है। इसके अगर प्रोडक्ट देखोगे 200 प्लस प्रोडक्ट्स है, बहुत ही अच्छी चीज है ये। उसके बाद इनका क्लाइंट बेस्ड डेटा देखे, जो इंडियन कस्टमर्स है वो 700 प्लस है और ग्लोबली 400 प्लस कस्टमर्स है। उनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट देखे 17 प्लस है और एम्प्लॉयज का डेटा ऑलरेडी देखा हुआ है। तो ये चीजें ना हमें एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप करते हैं कि हाँ, कंपनी के जो रूट्स है, कंपनी की जो बुनियाद बहुत ही अच्छी खासी है, मजबूत है। तो ऐसे कंपनी में हमें इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू कर सकते हैं, क्योंकि ये कंपनी डूबने वाली है नहीं। ये हमें चीज दिमाग में रखनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उन्होंने एक छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन और भी दिया है कि ये जो इनके प्रोडक्ट्स रहते हैं वो कहाँ पे यूज होते हैं। द आइकॉनिक रेड कलर ऑफ सुपर कार्स में, इन द पेंट्स दैट कलर योर होम, मेडिसिन में होता है, शैम्पू में होता है, और इन एवरी फार्मर्स टूल किट, और इन द एरोप्लेन्स दैट हेल्प अस टच द स्काई। तो डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स है जो हर एक सेक्टर में यूज करते हैं। तो बहुत ही अच्छी चीज है कि हम जिस स्टॉक में एंट्री करने वाले हैं तो वो कंपनी एक सेक्टर पे डिपेंड नहीं है, वो उसका प्रोडक्ट हर मोस्टली हर एक सेगमेंट में यूज किया जाता है। तो ये एक चीज अच्छी है। तो चलिए कंपनी के थोड़े फंडामेंटल्स देखते हैं। ये screener.in की साइट है, तो यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत इस कंपनी की इन्फॉर्मेशन इन डिटेल या ब्रीफ में मिलेगी। यहाँ पे दिया गया है कि स्पेशलिटी केमिकल का जो सेगमेंट है उससे इनको 83% का रेवेन्यू आता है, जिसमें ये जो इनके जो कंपनी है ये बनाती क्या है, बेंजीन, सल्फर, टोल्यून प्रोडक्शन। तो ये हर एक इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं। ये जो बेंजीन, सल्फर, टोल्यून बनाते हैं, जो केमिकल्स रहते हैं, ये हर एक फील्ड में यूज किए जाते हैं। उसके बाद इन्होंने दिया है रैंक अमंग टॉप 3 प्लेयर्स ग्लोबली फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ एनसीबी एंड डीसीबी। उसके बाद कंपनी इज द ऑल्सो द ओनली मैन्युफैक्चरर ऑफ नाइट्रोफ्लोरो एरोमेटिक्स। तो ये भी बहुत एक अच्छी चीज है। उसके बाद पीडीए वैल्यू चेन्स भी ये बनाती है। तो ये आई थिंक ओनली मैन्युफैक्चर, मतलब ये चीजें सिर्फ यही कंपनी बनाती है। तो ये एक एड ऑन हो जाता है कि कंपनी के पास
एक ऐसा प्रोडक्ट भी है कि वर्ल्ड वाइड यही चीज बनाते हैं, तो इससे भी हमें एक अच्छा कॉन्फिडेंस आता है कि चलो कंपनी कुछ यूनिक है, कुछ हटके हैं। उसके बाद देखेंगे फार्मास्यूटिकल सेगमेंट में ये 70% रेवेन्यू जनरेट कर रही है। ग्लोबली प्रेजेंस तो हमने ऑलरेडी देखा है कि ये ग्लोबली डोमेस्टिक में तो इनका 60% रेवेन्यू जनरेट होता है, यूरोप में 14, नॉर्थ अमेरिका 9, जापान 4%, चाइना में 3% और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में 10%। तो काफी अच्छा ग्लोबली प्रेजेंस है। क्लाइंट बेस डेटा भी बहुत इनका अच्छा है। ओवरऑल ये सब चीजें देख के इतना समझ में आता है कि चलो कंपनी का रूट्स तो बहुत अच्छे है, लेकिन कंपनी का बैलेंस शीट कैसी है, बैलेंस शीट तो कंफ्यूज हो जाता है न्यूबीज, इनको लगता है हमें फंडामेंटल क्या समझ में आया। देखिए थोड़ी बहुत चीजें हैं जो किसी को मैथमेटिकल कैलकुलेशन आते हैं वो समझ में आ ही जाएगा अगर ये वीडियो देखोगे। तो ये जो मार्केट कैपिटल है 25,854, तो ये देखो ये अभी मिड कैप में है ये कंपनी, लेकिन अभी ये लार्ज कैप हो सकती है, तो ये एक बहुत अच्छा इंडिकेशन है। स्टॉक पी भी बहुत अच्छे लेवल पे है 19.8, ROE भी फिलहाल ठीक ठाक चल रहा है इनका, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो आपको अगर ये पीई कंपनी का जो प्रॉस और कॉन्स, चलो यहाँ पे दिया है प्रॉस ऑन का, कंपनी हैज रिड्यूस डेट, तो कंपनी के ऊपर डेप्ट है लेकिन वो रिड्यूस कर रही है। एक्सपेक्टेड टू गिव अ गुड क्वार्टर, ये भी चीज अच्छी है। तो यहाँ पे अगर देखोगे कि कंपनी कहाँ पे है, इसका पीई देखिए कंपनी का कंपेयर टू उसके जो बाकी के कंपनीज दिए हुए हैं, तो काफी अच्छे लेवल पे कंपनी अभी ट्रेड कर रही है। उसके बाद अभी यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट्स, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू हमें स्टॉक सिलेक्ट करना रहता है तो हम क्वार्टरली की जगह पे ईयरली का उसका कंपनी का सेल्स एंड प्रॉफिट देखते हैं। तो ईयरली के प्रॉफिट एंड लॉस अगर स्टेटमेंट देखोगे तो 2011 से यहाँ पे 2022 तक का डेटा है। तो सेल्स देखिए 2011 में एक नॉर्मल नंबर बोलूंगा, पूरा नंबर तो बोल नहीं सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पे 14 था, ये एवरीथिंग इज इन करोड़ CR में है। पहले 14 था, फिर 16, फिर 20, 26 और ऐसे बढ़ते बढ़ते अभी 70, मतलब एक 7,000 के करीब। तो सेल्स कंसेक्यूटिवली ग्रोइंग मोड पे है, कंपनी ने कहीं पे भी ड्रॉप नहीं हुआ है, सेल्स कंसिस्टेंट ग्रोथ दिख रही है। इवन कोरोना के टाइम पे भी कंपनी ने अच्छा खासा मेंटेन किया था सेल्स ग्रोथ, ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ पे ड्रॉप हो। तो काफी अच्छी चीज है, ये चीज इंपॉर्टेंट है कि कंपनी का प्रोडक्ट बिक रहा है, लेकिन बिक रहा है तो कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, वो भी चीज हमें देखनी है। तो कंपनी के जो प्रोडक्ट बेचते हैं तो उसमें प्रॉफिट मार्जिन देखिए, कंपनी को प्रॉफिट मार्जिन पहले 14% होता था, लेकिन अभी की आज के डेट में 28% है। तो कंपनी अपना प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ा रही है, तो ये भी चीज बहुत अच्छी चीज है। उसके बाद नेट प्रॉफिट, उतना तो समझता है नेट प्रॉफिट क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रही है कि नहीं हो रही है। तो यहाँ पे देखिए नेट प्रॉफिट पहले 81 करोड़ था, अभी देखिए 1307। तो कंसिस्टेंटली प्रॉफिट भी कंपनी बढ़ा रही है, ऐसा नहीं है कि कंपनी लॉस कर रही है या बीच में कुछ सडनली अलग रिजल्ट्स दे रही है, ऐसा कुछ नहीं है। कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी काफी अच्छा खासा ग्रो हो रहा है, पहले 2.66 था 2011 में, अभी 36.06 पे। तो ये सारी चीजें है, छोटे मोटे चीजें कोई भी देख सकता है, तो एक थोड़ा सा उसको कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा स्टॉक में एंट्री करने से पहले। उसके बाद देखिए बैलेंस शीट में अभी हमें क्या देखना है, रिजर्व, कंपनी के पास पैसा पड़ा हुआ कितना, जो 2011 में 467 करोड़ ही था, लेकिन आज के डेट में देखिए कितना है, 5733। और कंपनी अपने रिजर्व्स कंसिस्टेंटली बढ़ा रही है, ऐसा नहीं है कि वो कुछ मिसयूज कर रहे थे। तो ये चीज बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि कंपनी के पास अगर बोरोविंग्स, अगर यहाँ पे आपको दिख रही है बोरोविंग्स बढ़ रही है, लेकिन कंपनी के रिजर्व्स भी है, तो बोरोविंग्स के अगेंस्ट तो कभी भी कंपनी अगर चाहेगी तो मैनेज कर सकती है, तो ये बहुत अच्छी चीज है। उसके बाद हमें इन्वेस्टमेंट भी कंपनी कर रही है, इतनी ज्यादा नहीं है इसकी इन्वेस्टमेंट, लेकिन चल रही है इन्वेस्टमेंट, ठीक ठाक चल रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो ये एक बेसिक है, जिनको फंडामेंटल एनालिसिस समझ में नहीं आता वो शेयर होल्डिंग पैटर्न एटलीस्ट समझना सीखे। शेयर होल्डिंग पैटर्न मतलब इस कंपनी में कितने लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो प्रमोटर यानी कंपनी के ओनर कितने परसेंटेज लेके बैठे, जो एक्चुअली पहले ज्यादा था, अराउंड 49% बोल सकते हो, और अभी 44 पे है, तो 5% डाउन है। लेकिन अगर इन्होंने डाउन किया है तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि अभी ये प्रमोटर जा रहा है तो कोई और इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। तो ये जो 5% का आपको गैप दिख रहा है वो यहाँ पे आपको फिल आउट करके दिखेगा कि जो यहाँ पे FIIs है, फॉरेन इन्वेस्टर, यहाँ पे पहले 7% लेते थे, अभी 12%, मतलब 5% ये लोग आ गए। और ये जो लोग रहते हैं फॉरेन इन्वेस्टर, इनका एनालिसिस अच्छा रहता है, वो लोग भी कभी भी किसी स्टॉक में एंट्री करते हैं लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू, तो कंपनी का डेप्थ स्टडी करते तभी वो इनकी इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं, और इनकी इन्वेस्टमेंट करोड़ों में ही रहती है, अपनी तरह रिटेलर की तरह छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट नहीं रहती। तो ये एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ देता है कि पहले 7% था और बढ़ाते बढ़ाते FIIs भी अभी बहुत अच्छे खासे 12.46 पे है। DIs भी देखेंगे तो पहले 15 थे,
लेकिन वो कंसिस्टेंटली उसी लेवल पे घूम रहे हैं, 15% के अराउंड ही है। तो डीआईएस भी अपना कोई इन्वेस्टमेंट निकाल नहीं रहे, डीआईएस भी कंसिस्टेंटली इन्वेस्टेड है। और दूसरी चीज गवर्नमेंट ने भी 0.01% का इन्वेस्टमेंट किया, तो ये तो बहुत ही बड़ी अच्छी बात दिख रही है कि गवर्नमेंट भी इसमें स्टेक उठा रही है। इसके बाद पब्लिक तो मतलब हमारी तरह लोग कितने हैं, 28%। तो 28% में भी ना मोस्टली कुछ बड़े बड़े ग्रुप्स रहते हैं, वो यहाँ पे इन्वेस्टेड है। लेकिन अगर डीआईएस में भी अगर आपको डेटा देखना है कि कौन है डीआईएस में, कौन लोग हैं, तो ये सब म्यूचुअल फंड वाले या एलआईसी ये सब लोग उठाते रहते हैं। तो ये देखिए एलआईसी इंडिया मोस्टली वही स्टॉक उठाते हैं जिनमें लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू उनको कुछ तो दिखता है कि हाँ ये कंपनी हमें रिटर्न जनरेट करके देगी। और ये मुझे कॉन्फिडेंस बिल्टअप करके दी थी कि चलो एलआईसी इन्वेस्टेड है तो डेफिनेटली कंपनी में उन्होंने भी कुछ तो देखा होगा फ्यूचर, तभी जाके इन्होंने इनका इन्वेस्टमेंट पहले 1.79 था जो अभी 4.84 है, मतलब इन्होंने इनका इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। तो ये काफ़ी अच्छी खासी बात है जो हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्टअप करती है कि चलो इस स्टॉक में हम अभी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। उसके बाद हम देखेंगे कि और क्या क्या चीज़ें मार्केट में या साइट्स पे अवेलेबल है कि ये स्टॉक लेना चाहिए कि नहीं। तो एक न्यूज़ जून 6 को आई थी कि कंपनीज इंक्रीज कैपेक्स ऑन डिमांड सर्च फ्रॉम डोमेस्टिक एंड ग्लोबल प्लेयर। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि अभी ग्लोबली केमिकल्स के लिए जो स्पेशलिटी केमिकल्स बना है उनके लिए डिमांड है, के लिए उन्होंने कैपेक्स भी अभी जो है इंक्रीज किया है। तो ये एक अच्छी चीज मुझे पॉजिटिव लगी। उसके बाद हम और भी दूसरे साइट से जहाँ पे और भी इसके रिलेटेड न्यूज है वो चेकआउट करेंगे क्या क्या है। तो देखिए आरती इंडस्ट्री मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट अपॉर्चुनिटी इंटैक्ट, थर्ड मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट एंड द एनसीबी कैपेसिटी एक्सपांशन प्रोजेक्ट फॉर आरती इंडस्ट्री एक्सपेक्टेड टू गेट कंप्लीटेड फाइनेंशियल 23। तो एक अच्छी चीज है कि ये जो अभी एनसीबी इनका जो प्रोडक्ट है, पहले भी इनके देखे थे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में, तो वो उनका जो एक्सपांशन प्रोजेक्ट है वो 23 में खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि 23 के बाद इनका जो प्रॉफिट है वो बढ़ सकता है क्योंकि इनका जो प्रोडक्शन की कैपेसिटी है वो बढ़ सकती है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। लॉन्ग टर्म में हम इस शेयर को लेंगे तो वो डेफिनेटली ग्रोइंग मोड पे ही रहेगा। तो यहाँ पे मैंने ये एक साइट है स्टॉककेस्ट, इसमें म्यूचुअल फंड होल्डिंग दी है कि कितने परसेंटेज मतलब म्यूचुअल फंड वाले जो है उन्होंने उनकी शेयर्स की क्वांटिटी बढ़ाई है घटाई है। तो मैंने जब चेकआउट किया तो दिखा यूटीआई मिड कैप फंड ने 7.30 पे यहाँ पे परसेंटेज पे अपना इंक्रीज किया है, शेयर इन्होंने घटाया है। उसके बाद और किन्होंने ऐड ऑन किया है, आदित्य बिरला ने ऐड ऑन किया है इनके शेयर, आदित्य बिरला सन लाइफ मल्टी कैप फंड ने भी ऐड किया। इंटरेस्टेड है म्यूचुअल फंड वाले वो भी देखे यहाँ पे 225 इन्होंने भी इनका ऐड किया है शेयर। तो ये लोग ऐड कर रहे हैं तो डेफिनेटली उन कुछ तो वजह होगी, कुछ फंड विड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन विड्रॉवल का जो परसेंटेज है वो इतना ज़्यादा नहीं है कंपेयर टू जो लोग ऐड कर रहे हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग बिलीव देता है कि हाँ कंपनी अभी एक जो करेक्शन हुआ है तो वो हेल्दी करेक्शन है एंड म्यूचुअल फंड जो भी है वो इंटरेस्टेड है। तो ये भी एक हमें एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जनरेट करती है कि ये स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है। उसके बाद देखेंगे कि जो मार्केट एक्सपर्ट्स है अनिल भी, सचिन, संजीव बसिन जी, उन्होंने भी आरती इंडस्ट्री में बाय का रिकमेंडेशन दिया है। तो इन लोगों पे तो ज़्यादा बिलीव करना है नहीं करना है ये हर एक पे डिपेंड है, लेकिन मार्केट में भी है कि लोग अभी जो मार्केट एक्सपर्ट है वो कंसिडर कर रही है स्टॉक को। अभी निगेटिव क्या चीज़ है, वाई आरती इंडस्ट्री शेयर इस, ये सब नेट पे ही डेटा अवेलेबल है, मैंने कुछ खुद से जनरेट नहीं किया। तो इसमें दिया हुआ है कि कंपनी का एक्चुअली जो अंडरलाइंग जो केमिकल्स जो कंपनी यूज करती है उसमें जो प्राइसेस है वो इंक्रीज हुए हैं ड्यू टू चाइना फैक्टर। तो सप्लाई डिसरप्शन फ्रॉम चाइना वाज की रीजन फॉर प्राइस इंक्रीजेस अलोंग विद हाई लॉजिस्टिक कॉस्ट ड्यू टू कंटेनर इशू। तो ये एक चीज है जिसकी वजह से शायद मार्केट में ये स्टॉक में करेक्शन आ रहा है, और चाइना का जो इशू चल रहा है कोविड के रिलेटेड भी, तो वो भी चीज़ है। और इनकम एक्चुअली जो प्रोडक्ट में क्रूड ऑयल का भी इम्पैक्ट है, जो मैंने अभी कुछ एक दो जगह पे साइट्स पे देखा था, उसकी वजह से भी स्टॉक में थोड़ा बहुत फॉल आया है, ऐसा कहा जाता है। और भी क्या चीज़ें हो सकती है, तो मैंने एक न्यूज़ देखी थी कि, लेकिन ये 1 ईयर बैक की है, कि ये डीमर्जर की न्यूज़ थी। डीमर्जर तो कुछ शेयर्स के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो इस केस में ऐसा है कि कंपनी ने 2021 में अनाउंस किया था कि कंपनी डीमर्ज होगी और उसमें फार्मा इंडस्ट्री अलग हो जाएगी और इनका केमिकल सेक्टर अलग हो जाएगा। जब न्यूज़ आई थी तब ये कंपनी शायद 3% डाउन, इसके शेयर की वैल्यू घट गई थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि
डीमर्जर हो जाएगी तो कंपनी में कुछ कम ज़्यादा प्राइजेस होनी, मतलब कंपनी में कुछ प्रॉब्लम हुआ या ऐसा कुछ नहीं रहता, ये अनसर्टेनिटी है। तो उस वजह से उस शेयर में वो उस दिन भी 3% का डाउनफॉल आया था। तो ये सब छोटी 2-3 चीज़ ही मुझे निगेटिव लगी, लेकिन इससे उसके बैलेंस शीट में मुझे कुछ फर्क नहीं लग रहा है कि इन चीज़ों से कंपनी के बैलेंस शीट में कुछ फर्क आने वाला है। कंपनी में दिख रहा है कि कंपनी में ग्रोथ है, कंपनी के प्रोडक्ट्स भी अच्छे हैं। तो मुझे लग रहा है कि अभी इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन मैं अभी भी बोलूँगा कि हाँ, हमें इस किसी भी शेयर में अपना पूरा कैपिटल कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। थोड़ा करके एसआईपी टाइप मैनर में अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो बहुत हेल्दी इन्वेस्टमेंट रहता है। अगर पूरा पैसा डालोगे और कल को जाके कुछ और बैड न्यूज आ गई मार्केट में, तो डेफिनेटली ये शेयर और भी नीचे जा सकता है, तो हमारा पूरा पैसा अटक सकता है। तो अगर हम देखेंगे तो ये आरती इंडस्ट्री का चार्ट है, तो इसका एक पैटर्न देखो। कभी भी ये शेयर है ना, मैंने पिछले कई सालों का ट्रेंड देखा, ये ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे जाता है, ऊपर जाता है नीचे आता है, नीचे से फिर वापस ऊपर। मतलब जब भी ये नीचे आता है ना, उसके बाद जो नेक्स्ट जंप लेता है तो वो हाई लेवल, मतलब एक नया हाई टच करता है। जब भी ये देखो, यहाँ ऊपर गया नीचे आया, वापस ऊपर जाता है, तो नया हाई यहाँ पे मारता है। तो ये मुझे बहुत अच्छा पैटर्न लगा। कंसिस्टेंटली ये स्टॉक ऊपर अप ट्रेंड में ही है। तो यहाँ पे इसने जो स्टॉक है हाई मारा है, बहुत ही जबरदस्त हाई मारा है। तो इसलिए अभी जो करेक्शन आया है वो हेल्दी करेक्शन बोलते हैं इसे। तो अगर आप फिबोनाची, अगर टेक्निकल एनालिसिस ज्यादा किसी को पता नहीं है तो आपको बता देता हूँ, फिबोनाची करके एक टेक्निकल पैरामीटर है। अगर वो ड्रॉ करेंगे तो उसमें एक लेवल जनरेट होते हैं। उस लेवल पे मोस्ट ऑफ द टाइम टॉप एग्जैक्टली टच होता है और रिट्रेस होता है। देखिए ये फिबोनाची जब मैंने यहाँ से यहाँ ड्रॉ किया, तो ये भी एक टेक्निकल एनालिसिस है, वो थोड़ा आप समझोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा। देखिए, तो इसने फर्स्ट हाई यहाँ पे लगाया, वहां से ये 23% यहाँ तक करेक्ट नहीं हुआ, डायरेक्टली करेक्ट हुआ 0.38% तक। उसके बाद ये वापस ऊपर गया। उसके बाद इसका नेक्स्ट करेक्शन हुआ डायरेक्ट 0.618 का, लेकिन यहाँ से वापस वो रिवर्स हो गया, लेकिन वो सर यहाँ पे सस्टेन नहीं किया। वापस ये अभी 0.786 तक का एग्जैक्ट करेक्शन हुआ और यहाँ से ये रिवर्स जाने के लिए रेडी है। लेकिन ये मुझे एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल लग रहा है कि यहाँ से डाउनफॉल थोड़ा कम है, बिकॉज कंपनी के जो फ्यूचर प्लान्स है काफी अच्छे हैं, काफी इंटैक्ट है। तो एक अगर हम यहाँ पे थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस में कुछ ड्रॉ करेंगे तो देखते, मोस्टली जब भी हमें लॉन्ग टर्म का चार्ट देखना रहता है तो वीकली देखिए, वीकली कैंडल्स। डेली कैंडल्स में इतना आइडिया नहीं आएगा आपको। तो मैं भी मोस्टली जो भी देखता हूँ तो वीकली कैंडल ही देखता हूँ। तो चलो कुछ ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि स्टॉक का पैटर्न क्या है। अगर यहाँ से ड्रॉप, यहाँ से फिसल जाता है शेयर, तो नेक्स्ट यहाँ पे आ सकता है वो ये लेवल तक, यानी 574 पे। तो यहाँ पे एक छोटी सी बाइंग कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे छोटी सी इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है, और 10% ऑफ आवर कैपिटल या 5% ऑफ, मतलब अगर हमने सोचा है कि इस शेयर में हमें 10,000 डालने हैं, तो इस स्टॉक में आप डाल दीजिए अभी 3,000 4,000, या जिसका कैपिटल और ज़्यादा है 1 लाख का या 10 लाख का, वो उस हिसाब से डाल सकते हैं। थोड़ी बहुत करिए इन्वेस्टमेंट, ऐसा कुछ नहीं है कि पूरा का पूरा पैसा डालना है, थोड़ी बहुत किया। मैं भी वैसे ही करता हूँ, हर महीने थोड़े बहुत पैसे इसमें डालता रहता हूँ। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो एक्सपेक्टेड है कि 2024 तक ये स्टॉक अगर ऊपर जाएगा, 2 साल का एक टेन्योर, मतलब 2-3 साल का लीजिए, मैं बोल रहा हूँ वैसे ही होगा ऐसा नहीं, तब ये शायद 1300-1400 तक जाएगा, यानी 91% 100% कंसिडर करिए, यहाँ से डबल हो सकता है वो शेयर। आपको इतना दूर का सोचना पड़ेगा, तभी जाके ये शेयर में कुछ तो बात बन पाएगी, या कल परसों में ये इमीडिएटली शेयर भागने वाला है नहीं। तो ये था मेरा छोटा सा इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कशन। तो किसी को पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।